अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा अहम फैसला सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो आम सिविलियंस हैं उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चल सकता। और इस हवाले से जो केसेस चल रहे थे मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर 9 मई के जो वाकयात थे उसके अंदर जो मुलव्वस लोग थे उनके, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको कलदम करार दे दिया और उन्होंने कहा है कि इन लोगों के केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं बल्कि पाकिस्तान की जो आम अदालतें हैं वहां पर चलेंगे। अब बज़ाहिर ये एक बहुत बड़ी खबर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता लोगों के लिए एक नाकाबिल यकीन हद तक बड़ा रिलीफ है। मैं आपको बताऊंगा कि अदालत के अंदर अटॉर्नी जनरल ने किस तरीके से अदालत को मुतमईन करने की कोशिश की। उन्होंने 2015 के अंदर जब ये मिलिट्री कोर्ट्स का अमल सामने आया तो उसके हवाले से उन्होंने क्या कहा और फिर अदालत ने उनसे डिसएग्री करते हुए अटॉर्नी जनरल को बिल्कुल खामोश कैसे करा दिया और फिर कैसे उन्होंने उनको खामोश करार देते हुए और बिल्कुल खामोश करवाते हुए कैसे इस फैसले को कलदम करार दे दिया। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि इस फैसले के हवाले से हमारे पास दो जावियों से हम इस फैसले को देख सकते हैं। एक जिसके ऊपर बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की दो बड़ी ताकतवर शख्सियात या दो बड़े इदारों के दरमियान यानी कि जुडिशरी और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बराह रास्त पहला फड्डा पड़ चुका है। लेकिन यह तो इख्तलाफात की इब्तदा है, आप आगे आगे देखिए कि क्या होता है। जबकि दूसरी तरफ इसके ऊपर अभी तक मैंने वैसे किसी को बात करते हुए नहीं देखा, लेकिन जो शेख रशीद साहब ने इंटरव्यू दिया था मुनीब फारूक को समन न्यूज के लिए, उसके अंदर शेख रशीद आपने देखा कि बार बार ऐसे इधर उधर देख रहे थे जैसे कोई और भी शख्स वहां पे मौजूद था और वो साथ साथ पूछ रहे हैं कि हजूरे वाला जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं ना, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसे ही कह रहा हूं ना। तो इस हवाले से तासर देने की कोशिश की जा रही है कि शेख रशीद ने वहां पे उस इंटरव्यू के अंदर एक बड़ी अहम बात की थी। उन्होंने कहा था कि 9 मई के वाकयात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता जो लोग जेलों के अंदर हैं, जो कैद में है और जिनके मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से डेफिनेटली उस टाइम ट्रायल चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैं आर्मी चीफ से गुजारिश करता हूं, इल्तिजा करता हूं कि उनको छोड़ दें, उनके लिए हम माफी का ऐलान कर दें। उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि उसके अंदर बहुत सारे गरीब गुरबा के बच्चे हैं, बड़े बेबस वालदैन हैं जो कि उम्मीद लगाए बैठे हैं कि नहीं हमारे ऊपर जो है वो रहम किया जाएगा। तो शेख रशीद ने यह कहा था। अब शेख रशीद ने वैसे खुद से तो कहा नहीं होगा, किसी के कहने पे कहा होगा और जिनके कहने पे कहा गया था अब उन्होंने आर्मी चीफ ने या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने या किसी और बासर इदारे की अहम शख्सियत ने तो आके नहीं कहना था ना कि ये ले हमने उन लोगों के लिए हम माफी का ऐलान कर दिया और हम उनको जुडिशरी से जो है वो रिलीफ दिला देते हैं। तो बजाहिर कहा जा रहा है कि शेख रशीद का जो बयान है उसको भी इस तनाजर के नजर से देखा जा सकता है और हो सकता है कि जो उस दिन उन्होंने एक बयान दिया था ये उसी का फेज 2 हो और ये सारा कुछ एक प्लानिंग, एक मनसूबा बंदी और एक प्रॉपर तरीकेकार के तहत हो रहा है। इसको फड्डे का नाम नहीं दिया जा सकता कि दो बासर इदारे जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आके खड़े हो गए हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? एक तो ये आपने कमेंट्स में लाजमी जो है वो बताना है और दूसरा जो इसका एक और बड़ा अहम एंगल है वो ये है कि वहां पर समाअत हुई कैसे। इसका फैसला तो 4-1 से आया है, 4 जजेस ने तो बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर कहा है कि नहीं मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो है ना वो सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता, इसलिए 4-1 से फैसला आया है। और जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही के अंदर 5 रुकनी ये लार्जर बेंच बना था जिसका फैसला 4-1 से आया। लेकिन यहां पर यह जानना बड़ा जरूरी है कि अटॉर्नी जनरल जो थे जो हुकूमत की तरफ से होते हैं वो किस तरीके से क्या बात कर रहे थे, उन्होंने अदालत को कायल करने की कोशिश कैसे की। अब अटॉर्नी जनरल का काम था, उन्होंने वैसे ही तो नहीं कहना था ना कि ये भी इस तरीके से करके है तो जिधर मर्जी भेज दे, हमें कोई इतराज नहीं है। उन्होंने डेफिनेटली डिफेंड करना था, उन्होंने कहना था कि नहीं ये जिन्होंने 9 मई वाले फसादात हुए और जिन लोगों ने किया इनका तो हर हाल के अंदर केस जो है मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ही चलना चाहिए, इनका ट्रायल फौजी अदालतों में होना चाहिए। अब जहरी सी बात है, उन्होंने अगर ये वाली बात मनवानी थी या अदालत के सामने रखनी थी तो उसकी कुछ वजूहत होनी चाहिए थी, उनके पास कुछ हकायक होने चाहिए थे अदालत को कायल करने के हवाले से। तो उन्होंने वहां पे 3-4 जो है बड़े जबरदस्त किस्म के दलाइल दिए। गोया के जो सुप्रीम कोर्ट के मुअज्जज जजेस थे उन्होंने डिसएग्री किया और इस फैसले को जो है वो ट्रायल कोर्ट जो मिलिट्री कोर्ट्स में चल रहे हैं कलदम करार दे दिया। लेकिन ये 3-4 पॉइंट्स कौन से थे? अटॉर्नी जनरल ने वहां पे जजेस के सामने कहा क्या, वो मैं आपके सामने रखता हूं। अटॉर्नी जनरल ने सबसे पहले तो जनाब ये बताया कि फौजी अदालतों में ट्रायल क्रिमिनल कोर्ट्स के तमाम तकाजे जो है वो पूरे करता है, यानी कि क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर जो जो चीजें चाहिए होती हैं, जो एक तरीकाकार है, मिलिट्री कोर्ट्स भी बिल्कुल वो तमाम तर तकाजे जो है वो पूरे करेगा। फिर उन्होंने कहा कि अब तो मिलिट्री कोर्ट्स जो है उसकी तहकीकात का उसका जो मतलब पहले तहकीकात होगी, आपको पता चल गया कि आपकी नजर में ये लोग कसूरवार हैं, तो उन्होंने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर इन लोगों के ट्रायल का बाकायदा आगाज हो चुका है, मतलब अभी तो प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो मेहरबानी करके
तंग ना करें, या आप ये कह लें कि ये ट्रायल जो है इसको आगे चलने दें। फिर उन्होंने कहा कि फौजी अदालतों के फैसले, जो भी फौजी अदालतों के अंदर जो भी फैसला आएगा उसके पीछे जो वजूहात थी उसे आगाह किया जाएगा, बताया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक फैसला जो है वो सादर फरमा दिया और कोई पूछने वाला ही नहीं है, जिसको मर्जी जितना मर्जी रगड़ा लगा ले। तो उन्होंने कायल करने की कोशिश करते हुए कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जिन सिविलियंस का ट्रायल चल रहा है उनको जो सजाएं दी जाएंगी उसके पीछे जो वजूहात होंगी, जो हकायक होंगे, उसके हवाले से भी जो है वो वजूहात भी मुकम्मल तौर के ऊपर लिखी जाएंगी और बताया जाएगा कि ये गलतियां थी, ये चीजें साबित हुई हैं और इस वजह से इस शख्स को हम ये सजा दे रहे हैं। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि जो ममनुआ इलाका होता है, प्रोहिबिटेड एरिया होता है, जहां पे किसी एक आम शख्स की रिसाई नहीं हो सकती, उसकी जो इमारतें हैं, उन्होंने कहा कि अगर उसके ऊपर हमला होता है तो बिल्कुल उनका जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर चल सकता है। तो ये 4-5 बड़े अहम और वैलिड किस्म के जो पॉइंट्स थे ना वो रखे गए। लेकिन अदालत की तरफ से जो एक रद्द-ए-अमल आया वो बड़ा बामैनी है, उसमें बड़ा वजन है। और उसके बाद अटॉर्नी जनरल, बजायर आप खुद ही अंदाजा कर लीजिएगा कि किस तरीके से खामोश होकर रह गए होंगे। तो अटॉर्नी जनरल ने इन बयानात को तो सामने रख दिया, लेकिन साथ साथ उन्होंने 2015 का भी हवाला दिया और उन्होंने कहा कि 2015 में एक आईनी तरामीम के जरिए जो है वो फौजी अदालतें क्यों बनाई गई थी। फिर 2015 के अंदर भी कुछ इसी तरीके से केसेस चले थे और उसके ऊपर जब उन्होंने बताया कि 2015 के अंदर आईनी तरामीम की गई और उसके बाद जो मिलिट्री कोर्ट्स थी उनका क्याम अमल में आया, उन्होंने वो सारी वजह बताई। तो फिर वहां पे अदालत ने इंटरवीन किया। अदालत ने बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर पूछा कि ठीक है, आपने 2015 के अंदर आईनी तरामीम की, अभी आप कह रहे हैं कि आईनी तरामीम की जरूरत नहीं है, लेकिन 2015 के अंदर जो आईनी तरामीम, मिलिट्री कोर्ट्स और फिर जिन लोगों के वहां पे केसेस चले, जरा ये तो बताएं कि वो आम शहरी थे या गैर मुल्की थे या दहशतगर्द थे। तो ये एक आप एक लम्हे के लिए जो है ना, ये इसको हम ऐसे जरा समझ लेते हैं कि अदालत है, वहां पे अटॉर्नी जनरल ने अदालत को कायल करने के हवाले से बड़े अहम दलाइल दिए और उसके अंदर अदालत को कायल करने की कोशिश की गई और उन्होंने कहा कि 2015 के अंदर आईनी तरामीम के जरिए जो है मिलिट्री कोर्ट्स का क्याम जो है वो अमल में लाया गया था। तो उधर जो है अदालत ने बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर पूछा कि आप जो 2015 की बात कर रहे हैं, जब आईनी तरामीम की गई थी, अभी आप कह रहे हैं आईनी तरामीम की जरूरत नहीं थी, तो वहां पे जिन लोगों का ट्रायल चला था वो आम शहरी थे या गैर मुल्की थे या दहशतगर्द थे। तो अब अगर 9 मई के वाकयात की बात की जाए तो दहशतगर्दी का लेबल या उनको दहशतगर्द कहना क्या ये मुनासिब होगा? मेरा ख्याल है शायद नहीं। आप ये जरूर कह सकते हैं उन वाकये की जितनी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन उनके ऊपर दहशतगर्दी का लेबल लगाना गैर मुनासिब होगा। तो वहां पे जब अदालत ने ये सवाल सामने रखा, उन्होंने कहा कि जरा बताएं, तो उसके ऊपर जो अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने कहा कि मुल्जमान जो थे उसके अंदर मुल्की भी थी और गैर मुल्की में भी थे। आज जिनका ट्रायल हुआ वो दहशतगर्द थे या दहशतगर्दों के सहूलतकार थे, फैसिलिटेटर थे। यानी कि अब ये देखिए कि अगर मिसाल के तौर के ऊपर हम 8 साल पीछे चले जाते हैं 2015 के अंदर, अगर टीटीपी है, कलदम जमात तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो लोगों को वर्गलाती है, उकसाती है कि ये ममनुआ इलाका है, यहाँ पे जाके बिल्डिंग्स के ऊपर तोड़-फोड़ करें, ये कर दें, वो कर दें, तो उनका केस तो मिलिट्री कोर्ट्स में चल सकता है। 2015 की मिसाल हमारे सामने है, सहूलतकार बने। लेकिन ये जो 9 मई के वाकयात हुए, इसके अंदर जो एक आम पाकिस्तानी थे उनके ऊपर इस तरीके से दहशतगर्दों की तरह अदालत को लगा कि नहीं, अगर उनके केसेस भी उन दहशतगर्द अनासर की तरह या उनके सहूलतकारों की तरह मिलिट्री कोर्ट्स में चलेंगे तो ये उनके साथ ज्यादती होगी। इसलिए इस फैसले को कलदम करार दिया जा चुका है और ये फैसला जो है वो 3 बजे तक महफूज भी किया गया, फिर उसको सुनाया गया 4-1 से। लेकिन अब जो सबसे अहम बात है वो ये है कि चलें, मेरा ख्याल है कोई 103 लोग हैं जो 9 मई के वाकयात के अंदर बरह रास्त इस तरीके से मुलव्वस थे और उनके जो ट्रायल हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर चल रहे हैं। अब देखना यह है कि सिविल अदालतों के अंदर जब उनके ट्रायल का आगाज होगा तो उनको किस हद तक रिलीफ मिलेगा। और जो शेख रशीद ने मुतालबा किया था आर्मी चीफ से, उन्होंने कहा था कि इल्तिजा है, मिन्नत समाजत है कि ये जो पाकिस्तानी है उन्होंने गलत किया, उनको डिफेंड नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके लिए आम माफी का ऐलान किया जाए। तो क्या इस तरह के जो अनासर हैं उनको आम माफी मिलनी चाहिए, हाँ या ना? क्या उनको माफी मिलेगी, हाँ या ना? इस हवाले से अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।